एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तो आइए अब जनमन धन ई कॉन्क्लेव में हमारे साथ केंद्रीय कपड़ा मंत्री एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी सीधे जुड़ गई हैं दिल्ली से। उनके पास चलते हैं, उस चर्चा को, इस कॉन्क्लेव को आगे बढ़ाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया स्मृति जी जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। मेरा पहला सवाल आपसे, आपके मंत्रालय को बहुत सी चीज़ें मिली हैं, बहुत से नए नए अनाउंसमेंट हुए हैं। वात्सल स्कीम की बात की जा रही है, शक्ति की बात की जा रही है, शक्ति मिशन की। अब आप कैसे देखती हैं महिलाओं के लिए एक महिला के द्वारा पेश किया गया बजट कितना ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है? सुमित जी, जन के मन का बजट है, आत्मनिर्भर भारत का बजट है और विशेषतः महिला के उत्थान का बजट है। कल जब वित्त मंत्री जी ने पोषण 2 की बात की, इसमें समावेशी न्यूट्रिशन के संदर्भ में कैसे हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ समन्वय से हम लोग काम करेंगे, इसका मार्ग प्रशस्त हुआ। हमारे देश में कुपोषण वर्षों पुरानी एक चुनौती बनी रही है और कुछ लोगों को ये भ्रम होता है कि पोषण मात्र खाने तक सीमित है, लेकिन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पोषण के कई आयामों को हमने हमारी सरकार को छूते देखा। स्वच्छ भारत अभियान उसका प्रमुख एक हिस्सा है, जिसके अंतर्गत टॉयलेट्स बनाए गए। जल जीवन मिशन के अंतर्गत स्वच्छ पीने का पानी घर घर पहुंचाया जाएगा। साथ ही पोषण अभियान को आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना से जोड़कर मुझे लगता है सरकार ने एक प्रशासनिक समन्वय का एक और उदाहरण दिया है, जिसमें हम केंद्र और जो हमारे राज्य सरकारें हैं वो मिलकर कुपोषण की इस चुनौती को हम लोग पार करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। साथ ही जैसे कि आपने कहा, मिशन वात्सल्य की कल बजट में प्रस्तुति हुई। मिशन वात्सल्य के अंतर्गत हमारे जो बच्चे हैं उनके प्रोटेक्शन और वेलफेयर की दृष्टि से भी हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। ये नई स्कीम एक बार फिर अम्ब्रेला स्कीम होगी, जिसमें आज तक जितने प्रशासनिक हमारे स्कीम्स रही हैं, जितना मार्ग रहा है, उस सबको पढ़ने के बाद आगे की क्या तैयारी करनी है, जिसमें नव भारत में हमारे शिशु जो है सुरक्षित रहें, उस दृष्टि से भी कल बजट में आवंटन किया गया है। लेकिन मुझे लगता है एक सबसे बड़ा तोहफा जो गरीब तबके की बहनों को मिला है वो है उज्ज्वला योजना में 1 करोड़ और बहनों का जुड़ना। हमारी सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में, आप जानते ही हैं, अब तक 8 करोड़ गरीब बहनों तक स्वच्छ ईंधन पहुंचाया है। ये शायद वो लोग कठिनाई ना समझे जिन्होंने कभी धुएं से भरी रसोई नहीं देखी है, जिनके घरों में माताओं बहनों ने, बेटियों ने कभी लकड़ी नहीं बीनी है। ये वो गरीब परिवार जो इतने वर्षों से इस अनकहे संघर्ष के साथ जी रहे थे, उज्ज्वला योजना के सफल परिणाम के बाद 1 करोड़ और बहनों को ये लाभ देश में मिलना अभिनंदनीय है। स्मृति जी, मेरा अगला सवाल थोड़ा सा राजनीतिक सवाल ज़्यादा है, और वो इसलिए है कि विपक्ष ये कह रहा है कि आपने सेल लगा दी है। हर चीज़ सरकार के पास जो बहुमूल्य है, जिसकी बहुत कीमत है, उसको आप बेचने पर आ गए हैं। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? LIC का IPO हो गया, डिसइन्वेस्टमेंट की बात हो गई, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? मुझे लगता है कि विपक्ष और विशेषतः श्री गांधी जो इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, वो शायद भ्रमित जनता को इस दृष्टि से करना चाहते हैं कि सरकार कोई ना कोई स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट इस प्रकार से कर रही है कि देश की सरकार की कमान से बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी। ये बिल्कुल सरासर असत्य है। ये कहना भी उचित होगा कि क्या जब मनमोहन सिंह जी डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे थे वो देश को बेच रहे थे? मुझे लगता है साथ ही बार बार अर्थशास्त्रियों ने ये कहा है कि द गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस इन बीइंग इन बिजनेस। सरकार का काम है शासन और प्रशासन के माध्यम से जनता को सुविधाओं से लैस करना, और वही संकल्प नरेंद्र मोदी जी की सरकार का रहा है। लॉस मेकिंग यूनिट्स को टैक्स पेयर पर बोझ बनाकर रखना, ये सुशासन का कोई प्रमाण नहीं है। और आज जब जनता ने, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, महिला का क्षेत्र हो, उद्योग का क्षेत्र हो, इन सब में सरकार की स्पेंडिंग को इन विषम परिस्थितियों में भी बढ़ते देखा है, तो जनता भी आश्वस्त है कि सरकार रिफॉर्म के पथ पर है और सरकार सुशासन के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रही है। विपक्ष की इस सोच का जनता ने समर्थन नहीं दिया, क्योंकि विपक्ष ने ये पैतरा पिछली बार भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार के साथ पिछली बार भी आजमाया था, और 2019 के चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। मैं आशावादी थी कि कहीं ना कहीं वो जनता से पाया हुआ ये सबक सीख पाएंगे, लेकिन लगता है कि जब तक राहुल गांधी लोकसभा में कांग्रेस को 0 तक ना पहुंचा दें, तब तक वो थकेंगे नहीं, तब तक वो बोलना बंद नहीं करेंगे। तो उनके इस तरह के बयान आपको सूट करते हैं 0 तक पहुंचने के लिए?
मैं इतना ही कहूँगी, मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार की गंभीर राजनीतिक चिंतन की बजट के प्रति विपक्ष से अपेक्षा है, उस अपेक्षा पे जनता की या फिर भारतीय राजनीति की वो खरे नहीं उतर पाए हैं। दोष उनका नहीं है। बार बार कई विशेषज्ञों ने कहा है कि उनकी रुचि प्रमुखता भारतीय राजनीति में है नहीं, जबरदस्ती उनको भारतीय राजनीति में हिस्सा लेना पड़ता है, परिवार की विवशता है, शायद उसी का ये प्रतीक है। एक जिम्मेदार विपक्ष बजट के उन मुद्दों पर विशेषतः, क्योंकि हम कोविड महामारी के एक बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहे हैं और 2020 का साल हमारे देश के लिए कोई आसान नहीं रहा है, ऐसे में अपेक्षा होती है कि विपक्ष के प्रमुख नेता एक कंस्ट्रक्टिव भूमिका निभाएंगे, लेकिन ये अपेक्षा राहुल गांधी से मुझे नहीं लगता हमें करनी चाहिए। मैं थोड़ी 2-3 सवाल स्मृति जी सेक्टर स्पेसिफिक बात करना चाहता हूँ, वो ज़रूरी भी है क्योंकि इस बजट को लेकर कहा गया था कि अर्थव्यवस्था को एक वैक्सीन की ज़रूरत है और मुझे लगता है कि जिस तरह के सेंटिमेंट्स मार्केट ने दिखाए हैं बीते 2 दिनों में, उसको देख के लगता है कि वो वैक्सीन शायद मिल गई है अर्थव्यवस्था को। जिस तरह का पॉजिटिव सेंटिमेंट 25 साल के बाद मार्केट इतना पॉजिटिव अंदाज में दिखाई दे रहा है। मैं ये जानना चाहूँगा आपसे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो 35,000 करोड़ रुपए कोविड के लिए नाम पे अलग रखे गए हैं, क्या आने वाले वक्त में, बहुत ईमानदारी से पूछ रहा हूँ, मैं चाहूँगा आप ईमानदारी से बताएं, आने वाले वक्त में क्या इस बारे में भी सोचा जा रहा है कि जो बेहद गरीब तबके के लोग हैं उनको ये वैक्सीन फ्री में मिल जाए, तभी ये 35,000 करोड़ अलग से रखे गए हैं? देखिए सुमित जी, मैं क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री नहीं हूँ, इसलिए अनुचित यहाँ पर आपके किसी भी सवाल का जवाब देना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि आप एक जिम्मेदाराना जवाब की अपेक्षा कर रहे हैं। मैं इतना ही कहूँगी कि वित्त मंत्री जी ने कल जब 35,000 करोड़ की वैक्सीन के प्रति घोषणा की, तब उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि इस घोषणा के अतिरिक्त भी अगर स्वास्थ्य मंत्रालय को कोई वैक्सीन की दृष्टि से वित्तीय सहारा चाहिए तो वो निश्चित रूप से उस सहारे को, उस व्यवस्था को पूरा करेंगे। लेकिन ये भी कहना चाहूँगी कि ये बजट, बाजार का बजट आप इसको ना कहें, इतनी सूक्ष्म दृष्टि से इसको ना देखें। आप वैक्सीन की जब चर्चा करते हैं तो कल वित्त मंत्री की घोषणा में न्यूमोकॉकल वैक्सीन की भी बात हुई, जो आज देश में हर प्रदेश में इस बजट के अनाउंसमेंट के बाद लागू होने वाला है। बहुत कम शायद इसके बारे में हमारे सार्वजनिक जीवन में चर्चा होती है कि हर साल हिंदुस्तान में 50,000 बच्चे इस वैक्सीन के ना होने की वजह से, इस वैक्सीन को ना प्राप्त करने की वजह से मरते हैं। तो कल इन 50,000 बच्चों को सालाना जीवन दान दिया है इस बजट ने, तो ये जन का बजट है, जन के मन का बजट है। साथ ही अगर आप स्वास्थ्य सुविधाओं को देखना चाहें तो कल नेशनल हेल्थ मिशन के अतिरिक्त जो आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की वित्त मंत्री जी ने पेशकश की, वो प्रधानमंत्री जी के बड़े स्वप्न को साकार करने की दिशा में कदम है। प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना की जब शुरुआत की थी, तब इस अपेक्षा को उन्होंने स्थापित किया था कि सबसे बड़ी चुनौती अगर गरीब घरों में होती है, अगर किसी को दिल की बीमारी हो जाए, किडनी की बीमारी हो जाए, तो वो गरीब परिवार रुपया जुटाते जुटाते कर्ज तले दब के मर जाता है। कई परिवार में ऐसा होता है कि हमारे बड़े बूढ़े, हमारे घर की माताएं अपना इलाज तक नहीं करवाती क्योंकि जेब में पैसा नहीं होता। इसी भावना के साथ आयुष्मान भारत को स्थापित किया गया था योजना के अंतर्गत कि 10 करोड़ गरीब परिवारों को स्वास्थ्य का 5 लाख रुपए का सालाना कवच मिलेगा। महामहिम राष्ट्रपति जी ने भी कहा कि 1.5 करोड़ जनता को अब तक इन 2 वर्षों में 30,000 करोड़ तक की सुविधा इस सरकार ने दिलवाई है, मतलब गरीब का संरक्षण किया है। प्रधानमंत्री जी ने जन औषधि योजना जब शुरू की, तब ये चर्चा का विषय नहीं था, लेकिन गरीब तबका, मिडिल क्लास ये जानता था कि हम दवाइयों के खर्च में कितना पैसा हमारी ओर से जाता है। अफोर्डेबल मेडिसिन की दृष्टि से आज देश में 7,000 जन औषधि केंद्र हैं। तो मेरा जो आपसे पहले भी आग्रह है, इस बजट को हम मात्र इस अनाउंसमेंट या इस कल की घोषणा की दृष्टि से ना देखें, एक व्यापक सोच का ये एक हिस्सा है। कल जो घोषणा हुई कि हर 600 ब्लॉक्स में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल बनेगा, कोविड महामारी ने जब हिंदुस्तान में दस्तक दी थी, तब आप और हम सब जानते हैं कि हमारे देश में लैब्स की, टेस्टिंग लैब्स की कमी थी। कल बजट में घोषणा हुई किस प्रकार से ये लैब्स का पूरा नेटवर्क देश में
स्थापित किया जाएगा। एक प्रमुख सुमित जी बात, आज अगर हम किसी बीमारी से जूझते हैं या किसी संघर्ष को समाधान तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं तो रिसर्च उसमें एक अहम भूमिका निभाती है। ये अधिकतर कल चर्चा में नहीं आया सार्वजनिक, लेकिन नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को भी कल 50,000 करोड़ रुपया मुहैया कराया गया वित्त मंत्री जी द्वारा, जो अपने आप में हिंदुस्तान का जो लैटेंट टैलेंट है रिसर्च की दृष्टि से, इंजीनियरिंग की दृष्टि से, विज्ञान की दृष्टि से, उसको बहुत बड़ा बल मिलेगा। जी स्मृति जी, दो और मुद्दे हैं, इसके पहले कि वक्त आया उसको मैं सीधे उस पर आता हूँ। पहला सवाल किसानों को लेकर, सरकार ने किसानों के लिए बहुत सी घोषणाएं की, पर जो किसान आंदोलनरत हैं, जो दिल्ली को तीनों चारों तरफ से सील करके बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि इससे तो और किसानों पर बोझ पड़ने वाला है, किसानों को और कर्जा देकर किसानों को और बोझ तले दबाया जाने वाला है। आपकी प्रतिक्रिया, आपकी टिप्पणी। मैं कल वित्त मंत्री जी के भाषण में 3-4 विशेष एमएसपी से संबंधित उन्होंने टिप्पणियां की, और मैं टिप्पणी कह रही हूं क्योंकि उसके ऊपर अब तक कांग्रेस पार्टी ने उसको नकारा नहीं है कि एमएसपी ऑपरेशंस जो आज दुहाई देते हैं कृषि क्षेत्र की, जब वो सरकार में थे तब एमएसपी के ऑपरेशन में किसान को कितना लाभ हो रहा था उसका उल्लेख कल हमारी वित्त मंत्री ने किया। ये भी महत्वपूर्ण है कि मैं एक उदाहरण देती हूँ, उन्होंने दाल की, धान की, गेहूं की बात की, खरीद की बात की। आप कपास का उदाहरण देख लीजिए। साल 2013-14 में कपास के ऑपरेशन में केंद्र की कांग्रेस की सरकार ने मात्र 90 करोड़ का एमएसपी ऑपरेशन किया, और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जनवरी 2021 तक 25,000 करोड़ रुपया मात्र और मात्र कपास में ही बैंक के खाते में किसानों के डाला। 10 करोड़ किसान अब तक इन 2 वर्षों में लगभग 1 लाख करोड़ रुपया सीधा अपने बैंक के खाते में पा चुके हैं। आपको याद होगा सुमित जी, आप वर्षों से पत्रकार रहे हैं, जब कांग्रेस का राज था देश में, तब किसान अगर फर्टिलाइजर की लाइन में खड़ा होता था, यूरिया की लाइन में खड़ा होता था तो लाठी चार्ज हुआ करता था। ऐसे नज़ारे आपने नहीं देखे हैं क्योंकि नीम कोटेड यूरिया की वजह से सरकार ने फर्टिलाइजर सही मात्रा में हर किसान को पहुंचे, इसको भी संभव कर दिखाया है। जैसा कि महामहिम राष्ट्रपति जी ने, प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा, देश का 10 करोड़ छोटा और मार्जिनल किसान वो हमारी प्राथमिकता रहा है। उसके प्रति भारत सरकार ने उसी के सम्मान में स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को भी लागू किया, जो कांग्रेस ने कभी स्वीकार नहीं किया। तो आज मेरा ये मानना है कि कल के वित्तीय घोषणाओं में कृषि क्षेत्र में 6 तारीख को चक्का जाम का अनाउंसमेंट कर दिया है। 6 फरवरी को आने वाले वक्त में पूरे देश के किसानों से अपील की गई है कि चक्का जाम करें, बजट का भी विरोध करें और अपनी जो मांगे हैं उसके समर्थन में लोगों को जुटा रहे हैं। तो ये आंदोलन तो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। मैं इतना ही कहूंगी, अगर आप सड़क पर उतरे हैं तो आप ये सोचें कि आप इस बात से नाखुश हैं कि देश के 10 करोड़ किसानों को 1 लाख करोड़ रुपया उनके बैंक के खाते में सीधा गया है। आप इस बात से नाखुश हैं कि 25,000 करोड़ रुपया कपास के किसानों के बैंक के खाते में सीधा गया है। आप इस बात से नाखुश हो सकते हैं कि नीम कोटेड यूरिया अब सभी किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है। आप इस बात से नाखुश हो सकते हैं कि बजट में माइक्रो इरिगेशन के फंड को डबल कर दिया गया है। आप इस बात से नाखुश हो सकते हैं कि ई-नाम के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन हमारे देश के किसानों ने डिजिटली स्वयं किया है, और अब ई-नाम की ये व्यवस्था 1000 मंडियों तक और जाएगी। आप इस बात से नाखुश हो सकते हैं कि एग्रीकल्चरल इंफ्रा फंड जो 1 लाख करोड़ का घोषित हुआ था आत्मनिर्भर भारत पैकेज में, वो अब एपीएमसीज को और मंडीज को सशक्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो जो भी अगर चाहते हैं कि इसका विरोध करें, क्या वो एपीएमसी के सशक्तिकरण का विरोध करना चाहेंगे? बड़े सवाल आप उठा रही हैं। जाहिर तौर पर जो आंदोलनरत किसान हैं वो परेशान होंगे। मुझे लगता है कि 10 करोड़ किसान जो छोटे, मैं एक मुद्दा और छूना चाह रहा हूँ स्मृति जी, आपकी इजाजत से। कोई उनकी तो चिंता करें जो इस रिफॉर्म का समर्थन करते हैं। बिल्कुल जी। एक आखिरी मुद्दा, आप जी, मैं अगर आपकी अगर अनुमति हो, एक चीज ऐड करना चाहती हूँ जी। एक चीज ऐड करना चाहती हूँ सुमित जी, आपकी अनुमति से प्लीज। देखिए, एमएसपी का जब ऑपरेशन होता है, इसको आप महज आंकड़ों से मत तोलिए। एमएसपी का ऑपरेशन का मतलब 2 चीजें, कि एक किसान अपने आप भारत सरकार की इस खरीद की पूरी ऑपरेशन में सहभागी होता है। इसका मतलब सितंबर का महीना जब ये बिल पारित हुए, उसके बाद भी भारत के किसान ने बढ़ चढ़कर एमएसपी के ऑपरेशन में भागीदारी अपनी दर्ज कराई। एमएसपी का ऑपरेशन इस बात का भी प्रतीक है कि विपक्ष बार बार कहता था कि मंडियां बंद हो रही हैं,
मंडियों में ही एमएसपी का ऑपरेशन हुआ, प्रदेश की सरकारों के साथ समन्वय में ही ऑपरेशन एमएसपी का हुआ। धान की खरीदारी हो, गेहूं की खरीदारी हो, कपास की खरीदारी हो, इसका मतलब क्या वो असत्य है कि मंडियों का चलना, किसान का स्वेच्छा से आकर एमएसपी के ऑपरेशन में साथ देना भारत सरकार का, आप उस किसान को कैसे अपमानित कर सकते हैं जो लाभ पा चुका है और आज भी आगे भी भारत सरकार के साथ जुड़कर अपने विकास के मार्ग पर प्रतिबद्ध है, तटस्थ है। स्मृति जी, विद योर ड्यू परमिशन, मेरा आखिरी मुद्दा है और आखिरी सवाल भी है। आप संडे को बंगाल में थी, आप बड़ी अच्छी बांग्ला बोल रही थी, आपकी बांग्ला बोलने की प्रैक्टिस कब की है? पहला सवाल तो ये। और दूसरा सवाल ये कि ममता बनर्जी को बजट पसंद नहीं आया, वो ये कह रही है कि जब चुनाव सर पे आ गया तब आप रोड बनवा रहे हैं, और आप कैसे रोड बनवा लेंगे? कल उन्होंने सरेआम उस तमाम घोषणाओं को सिरे से खारिज कर दिया जो वित्त मंत्री ने घोषित की थी बंगाल के लिए। सुमित जी, जहाँ तक मेरी बांग्ला भाषी की बात है तो मेरे पिताजी पंजाबी हैं, उनकी माताजी मराठी थी, मेरे नाना जी बंगाली हैं, मेरी नानी जो है बंगाल से विस्थापित होकर पार्टीशन के बाद असम धुबड़ी में रही हैं, मेरे पति गुजराती हैं, पारसी हैं, तो ये सारी भाषाएं घर पे बोलना थोड़ा स्वाभाविक सा हो जाता है। तो अगर मार्क्स किसी को देने हैं तो मेरे परिवार को देने पड़ेंगे। जहाँ तक ममता दी की बात है, मुझे लगता है कि पहली बार शायद ऐसा हुआ होगा कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने ही प्रदेश के संबंध में जब आवंटन हुआ है तो उस आवंटन का विरोध करता हो, और ये शायद पहली बार नहीं किया उन्होंने। बजट के संदर्भ में तो चुनावी टिप्पणी उन्होंने निश्चित रूप से की, लेकिन पोषण की बात ले लेते हैं। पोषण के अंतर्गत हम गरीब माताओं बहनों को, गर्भवती महिलाओं को, बच्चों को पौष्टिक आहार और वैक्सीनेशन का काम करते हैं। ममता दी ने उसको भी स्वीकार नहीं किया। वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर के अंतर्गत हर जिले में भारत सरकार का ये संकल्प है, नरेंद्र मोदी जी का आदेश है कि हमें एक क्राइसिस सेंटर हर जिले में स्थापित करना चाहिए, ताकि अगर हिंसा से कोई महिला प्रताड़ित होती है, उसकी विक्टिम होती है, तो कम से कम एक स्थल पर आकर उसको पुलिस प्रशासन, डॉक्टर, लॉयर सबकी मदद मिल सके। ममता जी ने उसको भी स्वीकार नहीं किया। आयुष्मान भारत योजना को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। किसान सम्मान निधि के संदर्भ में बार बार अमित शाह जी ने जाकर, नरेंद्र मोदी जी ने जाकर कहा कम से कम किसानों की लिस्ट दे दो ताकि उनके बैंक के खाते में डायरेक्ट पैसा जा सके, वो भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया। इसलिए हम सबको अचंभित नहीं होना चाहिए कि कल 25,000 करोड़ की सड़कें अगर बंगाल को तोहफा मिला है इस बजट में, उसको भी ममता जी ने अस्वीकार कर दिया। मेरी बस उनसे विनती ये है कि बैर उनका मोदी से है, गुस्सा गरीब जनता पर ना निकालें, जनता के साथ वो इस प्रकार का अन्याय ना करे, क्योंकि जनता भी अब जानती है कि बंगाल में अब टीएमसी जा रही है और भाजपा आ रही है। चलिए स्मृति जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद वक्त निकालने के लिए, बजट पे तमाम बातें करने के लिए। राजनीतिक तौर पर टिप्पणियां सुनने में आपका वाकई में आनंद आता है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। स्मृति ईरानी, केंद्रीय कपड़ा मंत्री, हमारे साथ थी और खुलकर इस पूरे बातचीत में विपक्ष पर भी हमले कर रही थी और सरकार को भी अपनी बजट की जो खूबियां हैं वो समझाने की कोशिश कर रही थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।